आज बात करते हैं मनु के राज्य के सप्तांग सिद्धांत की। सबसे पहले ये जान ले कि राज्य का महत्व और राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। राजा एवं राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मनुस्मृति के 7वें अध्याय में इसका वर्णन मिलता है। मनु की मान्यता है कि मानव समाज के अस्तित्व के लिए राज्य एक अनिवार्य संस्था है। राज्य के अभाव में समाज में अराजकता फैल जाती है। उन्होंने राजा एवं राज्य की उत्पत्ति दैवी मानी है और राजा में देवताओं के अंश निहित माने हैं। मनु जो राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, इसके बारे में मनुस्मृति में चर्चा की गई है। उसमें जो दैवीय सिद्धांत है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। मनु ने अपने राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में राजा तथा राज्य में अंतर नहीं किया है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि राजा और राज्य में कोई भेद नहीं था। दोनों को एक दूसरे का पर्याय माना जाता था। अतः राजा की उत्पत्ति को ही राज्य की उत्पत्ति मान लिया गया। दूसरी एक विशेष बात यह है कि राज्य के पूर्व की स्थिति, इसके बारे में मनु का कहना है कि वो मत्स्य न्याय की स्थिति थी, यानी शक्तिशाली का बोलबाला। और राज्य ना होने की स्थिति में समाज में बड़ी अराजकतापूर्ण स्थिति थी और इस अराजकतापूर्ण स्थिति का अंत करने के लिए ही राजा या राज्य की उत्पत्ति की गई। मनु ने यह भी कहा है कि राजा ईश्वर द्वारा निर्मित श्रेष्ठ देवों के गुणों का अंशधारी है। उसमें 8 श्रेष्ठ देवों की शक्ति का अंश होने के कारण ही वह स्वयं देव है। ये प्रमुख देव हैं इंद्र, अनिल, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्र तथा कुबेर। राज्य की उत्पत्ति के बारे में दैवी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जिसमें मनु के अनुसार ये महत्वपूर्ण बात है कि जब राज्य या राजा का अभाव था, उसमें संपूर्ण विश्व में भय व व्याकुलता फैल गई। तब सबकी रक्षा हेतु प्रभु ने राजा की उत्पत्ति की। इस प्रकार मनु का मत है कि सृष्टि के प्रारंभिक काल में कोई राजा नहीं था और राजा के अभाव में मानव समाज में अराजकता और अशांति थी। शक्तिशाली निर्बलों को पीड़ित करते थे और सामान्य व्यक्ति दुखी था। इस स्थिति से में व्यक्ति एवं समाज की रक्षा के लिए ही ईश्वर ने राजा की उत्पत्ति की, ताकि समाज में शांति, व्यवस्था एवं न्याय की स्थापना एवं रक्षा संभव हो सके। मनु के जो दैवीय सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का है, उन्होंने राजा की स्वेच्छाचारिता अथवा निरंकुशता को मान्यता नहीं दी है। हालांकि मनु का राजा देवांश कहलाता है, देवताओं के अंश है, किंतु मनु ने राजाओं के किसी प्रकार के दैवीय अधिकारों को स्वीकार नहीं किया। केवल उत्पत्ति का आधार ही दैवीय माना है। और एक और जो विशेष बात इसमें आती है वो है राज्य के सावयव सिद्धांत की। राज्य
जो आधुनिक पश्चिमी राजशास्त्री हैं, उन्होंने भी राज्य का सावयव सिद्धांत दिया है, जिसकी आधारभूत मान्यता है कि राज्य वास्तव में एक शरीर है और व्यक्ति उसके अंग हैं। पाश्चात्य सावयव सिद्धांत राज्य एवं व्यक्ति के आपसी संबंधों पर प्रकाश डालता है। इस सिद्धांत का निष्कर्ष है कि राज्य स्वयं में एक साध्य होता है और व्यक्ति साधन मात्र होते हैं। परंतु मनु ने अपनी सप्तांग राज्य की धारणा के अंतर्गत राज्य को एक सावयव माना है, किंतु उन्होंने व्यक्ति को राज्य का अंग नहीं बताया है। मनु ने राज्य की 7 निर्माणक प्रकृतियों को ही राज्य का अंग बताया है। अब राज्य के सप्तांग सिद्धांत की बात करते हैं। राज्य की उत्पत्ति के बाद मनु ने प्राचीन भारतीय राजशास्त्र की परंपरा के अनुसार ही राज्य को अपनी प्रकृति से एक 7 अंगों वाला शरीर माना है। प्रकृति शब्द का अर्थ राज्य के निर्माणक तत्व से है और इस प्रकार देख सकते हैं कि मनु ने राज्य के 7 निर्माणक तत्वों, जो स्वामी, मंत्री, पुर, राष्ट्र, कोष, दंड, मित्र, इनसे बनी हुई संस्था बताया है राज्य को। मनु का स्पष्ट मत है कि स्वामी, अमात्य, पुर, राष्ट्र, कोष, दंड तथा सुहृद यानी मित्र, इन सब में आगे वाली प्रकृति की तुलना में पीछे वाली प्रकृति का कम महत्व है और इसीलिए राज्य की 7 प्रकृतियों का वरीयता क्रम और उनका पारस्परिक संबंध बहुत ही स्पष्ट रूप में मनु ने बताया है। इसका सरल अर्थ यह है कि राजा की तुलना में अमात्य का कम महत्व होता है और अमात्य की तुलना में पुर का कम महत्व होता है। सर्वाधिक महत्व राजा का होता है और सबसे कम महत्व मित्र का। यद्यपि मनु ने राज्य की प्रकृतियों के सैद्धांतिक वरीयता क्रम को प्रकट किया है और यह भी बताया है कि किसी कार्य विशेष की पूर्ति की दृष्टि से किसी भी प्रकृति का विशेष महत्व हो सकता है, तो भी उनका मत है कि वास्तव में किसी भी प्रकृति का अपना स्वतंत्र एवं पूर्ण पृथक महत्व नहीं होता है। मनु के अनुसार ये 7 प्रकृतियां एक दूसरे को सहयोग देकर राज्य के अस्तित्व को सुरक्षित बनाए रखती हैं। इस दृष्टि से ये 7 प्रकृतियां अपनी सफलता के लिए एक दूसरे के सहयोग पर निर्भर रहती हैं और परस्पर अनुपूरक होती हैं। अब हम विस्तार से चर्चा करते हैं राज्य के इन 7 अंगों के बारे में, या जिनको प्रकृति भी कहा गया है। इनमें सबसे पहला स्थान है स्वामी। मनु ने राजा को स्वामी शब्द से विभूषित किया है। राजा राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता है, जिसके बिना राज्य की कल्पना करना भी असंभव है। मनु ने राजा के कतिपय आवश्यक गुणों में नैतिकता से युक्त होने, अपने उत्तरदायित्वों के प्रति पूर्ण समर्पण तथा प्रभावी प्रशासनिक क्षमता होना माना है। वह राज्य के समस्त कार्यों का संचालन करता है और राजा को मनु ने बताया कि सद्गुणों वाला होना चाहिए, तभी वह प्रजा पालन के दायित्व को पूरा कर सकता है और समाज में वर्ण, आश्रम आदि धर्मों की रक्षा करा सकता है। दूसरे स्थान पर मंत्री आता है। मनु ने राजकीय कार्यों का संचालन करने के लिए मंत्रियों या मंत्री परिषद की परिकल्पना की है। उसका स्पष्ट मत है कि राज्य शक्ति का प्रयोग मंत्री परिषद द्वारा ही किया जा सकता है
अतः राजा या शासक का यह दायित्व है कि वह सुयोग्य मंत्रियों के परामर्श से ही अपने शासन कार्यों का संचालन करे। और मनु ने मंत्रियों के लिए कतिपय आवश्यक गुणों तथा योग्यताओं का भी विस्तार से वर्णन किया है। तीसरा प्रमुख अंग है राज्य का पुर। मनु ने पुर शब्द से आज से राज्य की राजधानी से लिया है, जो पूर्णतया सुरक्षित हो और जो शत्रुओं के आक्रमणों को झेल सकने की क्षमता रखती हो। इसमें शत्रुओं का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री तथा जीवन उपयोगी वस्तुएं होनी चाहिए। मनु के अनुसार पुर की अनेक श्रेणियां हैं, जैसे महिदुर्ग, जल दुर्ग, मनुष्य दुर्ग, धानवन दुर्ग तथा वृक्ष दुर्ग आदि। अगला इस क्रम में आता है राष्ट्र। राष्ट्र का अर्थ है पुर के अलावा राज्य का शेष प्रदेश। और इस शेष प्रदेश में भूमि, राज्य की भूमि तथा उसमें निवास करने वाली जनसंख्या आती है। अगला अंग है कोश। ये मनु के सप्तांग राज्य का 5वां प्रमुख अंग है। कोश का सामान्य अर्थ होता है राज्य द्वारा राज्य कार्य के लिए एकत्रित धन। धन के अभाव में प्रजा कल्याण एवं राज्य की रक्षा के कार्य नहीं किए जा सकते हैं। अतः मनु का मत है कि राजा को सदैव ही कोश की वृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, किंतु इसके साथ ही उन्होंने अधर्म पूर्वक कोश संग्रह का निषेध किया है। इसके उपरांत अगला अंग है दंड। दंड का अर्थ है सेना, जिसे कहीं कहीं मनु ने बल भी कहा है। मनु ने सेना के कई प्रकार बताए हैं, जैसे हस्ती सेना, रथ सेना, अश्व सेना, पैदल सेना, जल सेना आदि। और इन मनु ने राजा को यह सलाह दी है कि वह राज्य की सुरक्षा हेतु सेना के सभी अंगों को सुदृढ़ बनाने की समुचित व्यवस्था करे। अंत में इस क्रम में आता है मित्र। मनु ने राज्य की सुदृढ़ता तथा सक्षमता की दृष्टि से मित्र की परिकल्पना की है, जिसका आशय है राज्य द्वारा अन्य राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना। इनका महत्व इसलिए है कि ये मित्र संकट के समय राज्य की सहायता कर सकने में सहायक सिद्ध होते हैं। राज्य की स्थिरता तथा शक्ति के लिए इनकी आवश्यकता होती है, इसलिए मनु ने इनको राज्य के अंग में सम्मिलित किया है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि राज्य की स्थिरता तथा शक्ति के लिए इन सातों अंगों का एक दूसरे के पूरक होकर कार्य करना आवश्यक है। प्रत्येक अंग स्वयं में महत्वपूर्ण होता है और सातों अंगों के आपसी सहयोग से ही राज्य का अस्तित्व बना रहता है। किसी भी एक प्रकृति की उपेक्षा करने पर राज्य का कुशल संचालन संभव नहीं है और स्वयं राज्य का अस्तित्व संकट में पड़ सकता है। मनु का सप्तांग सिद्धांत राज्य को 7 अंगों से बना एक शरीर मानता है और इस प्रकार राज्य के सावयव स्वरूप को मान्यता देता है। धन्यवाद।